completed with cost sheet, MCQs on cost sheet. I have completed with MCQs on the reconciliation. Prince sir had taken last lecture on material. Now there are two topics to be taught in the class. The first is overhead costing and the second is labor costing. Now simple questions on overhead costings are asked. Overhead costing is a very easy, very थर्ड क्लास चैप्टर. दैट इज वाई जब हम लोगों ने पढ़ाई करना चालू किया था हम लोगों ने, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने खत्म किया था वो था ओवरहेड कॉस्टिंग. उसका कारण ये था कि ओवरहेड कॉस्टिंग एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और हमारे सिलेबस के अंदर उसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. समझ में आ रहा है ना, एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है. ओवरहेड कॉस्टिंग जब मैंने पढ़ाया था, तो अगर किसी ने वो वीडियो देखा रहेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर किए थे और ये चैप्टर क्यों लेते हैं, उसके अंदर अलग अलग ओवरहेड्स का क्या रिलेशन है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये मैंने बताया था. इट्स ओके, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं. ये क्लासरूम शाहिद सर का है, बीच वाला क्लासरूम निसर सर का है, थर्ड वाला क्लासरूम प्रिंस सर का है. बराबर है. अगर तीन अलग अलग क्लासरूम है और अगर भाड़ा आता है 1200 रुपए, तो मैं देता हूं 400, निसर देता है 400, प्रिंस देता है 400. सही है कि गलत है? गलत है. गलत है. निसर बोलेगा सर इतना बड़ा रूम आप यूज कर रहे हैं, मैं इतना छोटा रूम यूज कर रहा हूँ, आप भाड़ा ज्यादा देंगे, मैं भाड़ा कम दूंगा, और प्रिंस भाड़ा मेरे से ज्यादा रहेगा क्योंकि उसका रूम और बड़ा है. समझ में आ रहा है ना? लॉजिक क्लियर है, सिंपल है. मतलब कोई ऐसा आदमी है जिसको कॉस्टिंग के बारे में नहीं भी मालूम है, तो वो भी वो खर्चे को डिवाइड कर सकता है, समझ के कर सकता है कि भाई छोटा रूम में यूज करूंगा तो मैं ज्यादा भाड़ा क्यों दूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता ही नहीं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का भाड़ा क्यों दूं. घर में भी बहुत जॉइंट फैमिलीज में खास करके ऐसा नॉर्मली फाइट होता है. अभी शाहिद सर, सलीम सर और जावेद सर है, मैंने एग्जांपल दिया था, तुमको याद रहेगा. तो सलीम सर यही बोलेंगे ना कि जब मैं वो प्रोडक्ट यूज करता ही नहीं, जैसे कि ओवन सपोज है, ओवन पड़ा हुआ है सलीम सर के घर फ्लैट में, वो ओवन में यूज करता ही नहीं, तो मैं वो लाइट का बिल वो ओवन के वजह से जो ज्यादा आ रहा है मैं वो क्यों दूं. एयर कंडीशनर से सलीम सर को सपोज एलर्जी है, सलीम सर एयर कंडीशनर यूज करते ही नहीं है, उनके रूम में जाके मैं एयर कंडीशनर यूज करता हूँ, तो सलीम सर ये बोलेंगे ना, अरे एयर कंडीशनर तो मैं यूज करता ही नहीं तो वो लाइट का भाड़ा मैं क्यों दूं. लॉजिक यही है, सिंपल सा लॉजिक है. अकाउंट्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अकाउंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट. क्या बोलते हैं? अपॉर्शनमेंट. मतलब वर्ड तुमने सुना रहेगा लेकिन मतलब शायद आज समझ में आएगा. अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स मींस डिवाइडिंग द ओवरहेड्स इन द प्रॉपर हेड्स, proportion in the proper center. समझ में आ रहा है? सेंटर मीन्स अ कॉस्ट सेंटर, खर्चे का सेंटर होता है. ये इसका एडमिन के खर्चे, बेचने के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेलिंग खर्चे अलग अलग है, तो सबका एक सेंटर होता है. उसमें एक खर्चे को अगर अलग अलग इसमें अपोर्शन किया तो उसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस. एक होता है अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस. अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, allocation of expense means to allocate the expense to the proper heads directly. मतलब हम लोग सब लोग खाना खाने गए, बराबर, और सब लोगों ने अलग अलग डिश मंगाया. वाई? टेंशन ही नहीं ना. मसाला डोसा सार्थक उसका पैसा देगा, बराबर ना. इडली मेंदू वड़ा एलन, तो इडली मेंदू वड़ा एलन पैसा देगा. तो मगजमारी नहीं है, डायरेक्टली अलोकेट करना है. मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, जो हमारे फैक्ट्री में मटेरियल लगता है उसका खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में ज्यादा यूनिट मटेरियल के लगे तो उसका खर्चा वही देगा. बी में कम यूनिट लगे मटेरियल के तो उसका खर्चा वो देगा. समझ में आ रहा है क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए जो है उसमें कच्चा माल लगता है सपोज एक्रेलिक, तो एक्रेलिक का जो भी मटेरियल खर्चा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए देगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी में एक्रेलिक जाता ही नहीं है, प्लास्टिक जाता है, तो प्लास्टिक का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी देगा.
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी में सिर्फ लकड़ा जाता है तो लकड़े का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी देगा। अलोकेशन डिफरेंट है, अपॉर्शनमेंट इज डिफरेंट, अलोकेशन इज डिफरेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, इट्स ओके, ठीक है। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। देयर आर 3 स्टेजेस, फर्स्ट इज अलोकेशन, सेकंड इज अपॉर्शनमेंट एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्ब करना। अब तुम लोग बोलेंगे सर एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? एब्जॉर्ब करना मतलब क्या? एक खर्चा है, ये है कैमलिन कंपनी का मार्कर पेन, ये 25 रुपए का है, एक यूनिट 25 रुपए का, बराबर ना? इस पे मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है वो मालूम पड़ जाएगा। हाँ, मटेरियल का इतना खर्चा हुआ है, इतना मटेरियल लगाया, क्लियर है, दिखता है। लेकिन इस पे सेल्समैन ने जो बेचा है, सेल्समैन कमीशन जो है, वो खर्चा जो है, वो इसके ऊपर कितना है मालूम पड़ेगा क्या? नहीं मालूम कर सकते हो ना, नहीं मालूम कर सकते हो ना। समझ में आ रहा है क्या? एक खर्चा जो है एक यूनिट पे कितना होता है वो निकालना मुश्किल है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब करना। एक यूनिट वो खर्चे को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन। मतलब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड सपोज 10,000 रुपए, 10,000 इज ऑफिस खर्चे, और मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो एक यूनिट पे ऑफिस का खर्चा कितना? 1 रुपया। अगर 10,000 यूनिट बन रहे हैं तो 10,000 खर्चा है, तो एक यूनिट पे 1 रुपया, मतलब ऑफिस एंड ओवरहेड का खर्चा एक यूनिट पे 1 रुपया है। समझ में आ रहा है क्या? उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन मींस टू फाइंड आउट द एक्सपेंसेस, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो यूनिट में डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे खर्चे होते हैं जो यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, उनको एक एक यूनिट पे डिवाइड करने को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है क्या? देयर इज अलोकेशन, देयर इज अपॉर्शनमेंट एंड देयर इज एब्जॉर्प्शन। खाली लॉजिक क्लियर करना है, बिकॉज एमसीक्यूज आने वाले हैं ना इसके लिए। बाकी सम्स में तो ऐसा कभी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी फिक्स्ड ओवरहेड। ये भी हमने देखा है। फिक्स्ड ओवरहेड मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर फिक्स्ड इन नेचर, जो फिक्स रहते हैं, व्हिच कैन नॉट चेंज एज पर द प्रोडक्शन। अभी जैसे कि क्लासेस का भाड़ा मैं पे करता हूं, तो क्लासेस का भाड़ा तो मैं पे करने का ही है। मैं थोड़ी मैं लैंडलॉर्ड को बोलूंगा जाके वहां पे कि अरे मैं तो क्लासेस चला रहा ही नहीं, क्लासेस में आ रहा ही नहीं, तो वो बोलेगी क्या बाबा क्लासेस में आ रहे हैं नहीं आ रहे, भाड़ा तो तुमको भरना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि हाँ, पर्सनल रिलेशन के हिसाब से अगर उसने कंसीडर की, उसका दिल पिघल गया, बोले हाँ यार सच में क्लासेस में भी पब्लिक ज्यादा नहीं आ रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, क्लास का प्रॉपर्टी भी सर यूज नहीं कर रहे हैं, तो चल भाड़ा में कम लेती हूँ, हाँ वो अलग बात है। बट बिजनेस ये बोलता है कि तुम यूज करो या मत करो, भाड़ा तो देना पड़ेगा। तुम प्रॉपर्टी रात भर रहे हो, तुम इधर रात को सो जाओ, बोले सर एसी चालू करके सो जाओ, पूरा दिन इधर रहो, नहाओ धो इधर ही, चलेगा, भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस which are irrelevant of production, which do not depend on the productive activities. Then there is something called a variable overhead. वेरिएबल जो बदलता है, मटेरियल का खर्चा, ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा मटेरियल, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लेबर, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंस, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा रॉयल्टी देना पड़ेगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम रॉयल्टी देना पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब बदलता है, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा खर्चा, कम प्रोडक्शन कम खर्चा, वो वेरिएबल एक्सपेंस है। वेरिएबल एक्सपेंस एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल। एक होता है सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड। सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स मतलब क्या? थोड़ा वेरिएबल है, थोड़ा फिक्स्ड है। जैसे कि सेल्समैन का सैलरी, हाँ पहला सेल्समैन का सैलरी लेते। सेल्समैन का सैलरी कैसा कि 10,000 सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन अगर तुमने ज्यादा सेल किया, टारगेट अचीव किया, ऊपर किया, तो यू विल गेट कमीशन। ये सेल वाले लोग घड़ी घड़ी फोन क्यों करते हैं? फोन क्यों करते हैं कि सर ये ले लो, सर वो ले लो, सर लोन ले लो, सर ये प्रोडक्ट ले लो, सर ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑफर है। क्यों ये लोग घड़ी घड़ी फोन करते हैं? ज्यादा सेल करने के लिए। तुम एक बार उनको गाली भी दे दो तो भी सेल्स वाला गाली खा लेगा, सुन लेगा।
सुन लेगा, 90% लोग सुन लेंगे, 10% लोग नहीं सुनेंगे, वो लोग आपस में गाली दे देंगे, लेकिन 90% लोग सुन लेंगे, क्योंकि उनका जॉब है ना यार, उनका पब्लिक को परेशान करने का जॉब है। अगर पब्लिक को परेशानी नहीं करेगा आदमी तो वो सेल्समैन बन ही नहीं सकता। सेल्समैन का काम ही है कि पब्लिक को इरिटेट करने का, जितना हो सके उसके दिमाग के साथ खेलो, उसको उसके दिमाग पे जाओ। जैसे मैंने वो सोल्ड स्टोर करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, अच्छा टी शर्ट्स वहां पे मिलता है। तो आज वो लोग का फ्राइडे का सेल है, फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे करके वो लोग का कुछ सेल है, तो 300-350 में टी शर्ट्स मिल रहे हैं, नॉर्मली भी मिलते हैं लेकिन उसका क्वालिटी बेटर है। मैंने एक ऑर्डर किया था बीच में इसके लिए, तो 350 में टी शर्ट मिल रहा है। घड़ी मोबाइल ओपन नहीं किया तो सेल एंड्स नाउ, 22 मिनट्स रिमेनिंग, 10 मिनट्स रिमेनिंग, घड़ी वो मीटर डाउन करके बता रहा है कि भाई देख ले, ले 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 ले, और इंसान लेता ही है। बिग सेल नहीं क्या, बिग अमेज़न का सेल, फ्लिपकार्ट का सेल, समझ में आ रहा है ना। तो ये कैसा है कि सेल्समैन का कमीशन जो होता है ना वो सेल्स पे डिपेंड होता है। तो सैलरी इज फिक्स्ड और कमीशन इज आल्सो फिक्स्ड और वेरिएबल, ज्यादा कमीशन ज्यादा कम ऐसा, तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड, मतलब कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये लॉजिक्स जो है ये तुमको समझने हैं, फिर ओवरहेड्स तुमको समझ में आएगा। अभी ओवरहेड्स में हमने क्या किया था एक बार देख लेते हैं, वन सेकेंड एक बार देख लेते हैं। हमने कुछ खर्चे देखे थे, जैसे कि रेंट का सपोज 6000 खर्चे देखे थे। पहला पार्ट, दो पार्ट थे सम के, पहला पार्ट था खर्चा और दूसरा पार्ट था बेसिस ऑफ अलोकेशन और अपोर्शनमेंट, ऐसा करके लिखा हुआ था। तभी ये वर्ड उधर थे, तुमने कभी देखे भी नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसे वर्ड थे, अलोकेशन ऑफ अपोर्शनमेंट ऐसे करके वर्ड थे। और इसमें ऐसा दिया था एरिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, एक सर्विस डिपार्टमेंट है ए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का एरिया है 100, इसका एरिया 200 स्क्वायर फीट, ये 300 और 600 और ये 400 का एरिया है, ऐसा एरिया। फिर इधर प्लांट का वैल्यू दिया हुआ था, प्लांट वैल्यू ये 20,000 का प्लांट है, 30,000 का प्लांट है, 20,000 का प्लांट है, 30,000 का प्लांट है। फिर एक था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसा करके था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, इसमें 4 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, ऐसा करके ऐसे अलग अलग हेड्स थे जिसमें बेसिस क्वेश्चन में दिया था और खर्चे ऊपर दिए रहते हैं। हम लोग को क्या करना है, ये जो भाड़ा है ना, भाड़ा, ये भाड़े को डिवाइड करना है, रेंट को डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, सर्विस डिपार्टमेंट ए, इसमें डिवाइड करना है। 6000 को डिवाइड करना है, ये टोटल को डिवाइड करना है। रेंट को किसके हिसाब से डिवाइड करना है? एरिया, या तो एरिया के हिसाब से, या तो प्लांट के हिसाब से, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से, या तो स्टॉक के हिसाब से, ऐसे बहुत सारे रहते हैं उसके हिसाब से डिवाइड करने का। लेकिन परफेक्ट उसको ही पे डिवाइड करने का जिसमें वो जाएगा। जैसे कि भाड़ा किसके हिसाब से जाता है? एरिया, ज्यादा एरिया ज्यादा भाड़ा, कम एरिया कम भाड़ा, अरे बराबर ना। तो एरिया के हिसाब से डिवाइड रहेगा, तो इसके हिसाब से डिवाइड रहेगा 100, 200, 300, इसका टोटल मारने का मैंने सिखाया था। टोटल आएगा 1000, कितना आएगा टोटल? 1000। अब कैसे निकालने का? कैसे निकालने का लॉजिक बराबर से देखो, क्योंकि सम एग्जाम में इतना तो बड़ा कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन क्या है, कभी गलती से कोई टीचर ने बना के डाल दिया तो आ सकता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसे सम तो है नहीं, टेक्स्ट बुक में ऐसे सॉल्व करने वाला कोई भी एमसीक्यू नहीं, बट बना के डाल सकता है। कैसे? टोटल 1000, देखो ना, टोटल इधर भी टोटल, इधर भी टोटल, चलो भाई है। टोटल 1000, टोटल 6000, टोटल 1000, तो 1000 के लिए 6000, 1000 के लिए 6000, तो ए कितना है? 100, तो 100 के लिए कितना? ऐसा करना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6000 into 100 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर आएगा 600। नक्की क्या? 6000 into 100 डिवाइड बाय 1000, बराबर ना? तो आंसर आएगा 600, परफेक्ट, बराबर। फिर वापस से 1000 के लिए 6000, तो 200 के लिए कितना? तो आएगा 1200। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी सिखाया था मैंने, इंटू 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 इंटू, याद है क्या? हाँ, 6000 डिवाइड बाय 1000 इंटू इंटू,
फिर 100 इक्वल टू 200 इक्वल टू 300 इक्वल टू 400 इक्वल टू। पहला काम यही करूंगा, घर पे जाके वो वीडियो इंट्रोडक्शन ओवरहेड का वीडियो वो डाल दूंगा, दो सम बेसिक क्वेश्चन। पहला बेसिक क्वेश्चन 1 डाला था शायद आज मैंने, क्या मालूम, डाल दूंगा। चलो ओवरहेड का बेसिक क्वेश्चन 1 डालता हूँ और इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग करके वीडियो है, 2 वीडियो डालता हूँ। खाली ऐसा टाइम पास करने के लिए हेडफोन लगा के एक बार देख लो, लॉजिक क्लियर हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे डिवाइड होते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट रॉय? इट इज कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस, डिवाइडिंग द एक्सपेंस इन द प्रॉपर डिपार्टमेंट्स और इन द प्रॉपर हेड्स। अरे बराबर है, क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया। तो एक काम करते हैं, 10 एमसीक्यूज दिए हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। और ये चैप्टर को का एक और पार्ट है जो मैंने लेक्चर्स में नहीं कराया था, वीडियोस में। वो लेक्चर में नहीं कराया था क्योंकि वो थोड़ा सा है ना कंफ्यूजिंग था पार्ट, उसको बोलते हैं मशीन आर रेट। तो उसके ऊपर भी एक 5 से 10 एमसीक्यू मैं निकालता हूँ, 5 से 10 ही बस हो गया उसके लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो निकालता हूँ और कल के लेक्चर में खत्म कर दूंगा। कल लेबर कॉस्टिंग, प्रिंस को बोलता हूँ लेबर कॉस्टिंग खत्म कर दे, मैं एमसीक्यू मशीन आर रेट के खत्म कर दूंगा, सो दैट कल के लेक्चर में हमारा कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्टिंग के शीट्स एक साथ तुम लोग बंडल कर लो और वो पेपर का अभी साइड में रख दो, एग्जाम के पहले एक दिन पहले देख लेना वीडियोस और वो जो भी है, बराबर है ना। तो एक सब्जेक्ट को खत्म कर दो, फिर दूसरे सब्जेक्ट को खत्म करने को देखेंगे, फाइनेंस को। फाइनेंस खत्म हो गया तो फिर टैक्स और कंप्यूटर्स को निसर को मैं बोलूँगा कंप्लीट कर ले, फिर इकोनॉमिक्स का आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, बराबर है, तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, वंस अगेन ये शीट जो लोग नहीं आ रहे हैं, घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, शीट क्लास से कलेक्ट कर लो। रितेश जरा क्लास से कलेक्ट कर ले बेटा, या तो सर को बोल के फोटो मार के भेज दो, कुछ तो करने बोल, बिकॉज शीट रहेगी तो ही तुमको समझ में आएगा एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना। सबसे पहला, सैलरी शुड बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। सैलरी शुड बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। नाउ सी सिंपल सा लॉजिक है, सैलरी वेरिएबल तो नहीं, वेरिएबल तो नहीं, वो तो फिक्स्ड ही रहता है कि भाई सैलरी, तेरा सैलरी क्या है, तू बोलता है कि नहीं इस बार तो 10 आया, अभी अगला 12 आ गया, 15 आ गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। सैलरी क्या है, 30 का पैकेज है, 40 का पैकेज है। एक्चुअली वो 30-40 भी नहीं बोलते लोग, लमसम बोलते हैं साल का। तो मतलब 50,000 मंथली है तो मंथली इंटू 12 बोलेगा तो 6 लाख, तो 6 लाख का पैकेज है। कभी भी देखना कि पैकेज कितना है, 6 लाख दे रहे हैं, 12 लाख दे रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। पैकेज विल बी एनुअली, हमेशा सैलरी एनुअली बोलते हैं, तो इट इज फिक्स्ड। बट इफ इट इज स्पेसिफाइड वेदर इट इज a salary related to any activity which is changing, तो it can be semi fixed, semi variable। समझ में आ रहा है क्या? सीधा खर्चा डायरेक्ट बोला है ना, जो फिक्स लगता है वो फिक्स्ड ही है, बराबर। तो सैलरी इज अ फिक्स्ड ओवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोनली फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्ट सेंटर इज नोन एज, मतलब बराबर से सुनो, चार्जिंग टू कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स, ऐसे ओवरहेड्स, ऐसे खर्चे को चार्ज करने का जो सोनली, मतलब सोनली उसका ही है वो खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि मसाला डोसा मेरा नहीं है, मैंने ही खाया, बोलेगा मसाला डोसा का सर आप भी, मैं तो खाया ही नहीं, मैं दही वड़ा खाया था। मसाला डोसा इसने खाया, सार्थक ने, मसाला डोसा 40 रुपए का, दही वड़ा 20 में हो गया, बराबर ना। तो इट इज नॉट माय कॉस्ट सेंटर सोनली, समझा क्या? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वाले खर्चे, वो डायरेक्टली वही डिपार्टमेंट का है, वही डिपार्टमेंट सोनली, तो उसको क्या बोलते हैं? अलोकेशन। क्या बोलते हैं? अलोकेशन। अब्जॉर्प्शन मींस ए चार्जिंग ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर, चार्जिंग ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट्स, चार्जिंग ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। फिर से एक बार, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एब्जॉर्प्शन इज यूनिट, एक यूनिट, ये मार्कर का खर्चा बताया था, एक ऑफिस के अंदर ये मार्कर का खर्चा कितना यूनिट अब्जॉर्ब करता है, तो अब्जॉर्प्शन इज पर यूनिट। सर कॉस्ट सेंटर क्या आएगा? कॉस्ट सेंटर बोलेगा तो अपॉर्शनमेंट आएगा, सिर्फ यूनिट बोलेगा तो तुम्हारा अब्जॉर्प्शन आएगा, और सोनली रिस्पॉन्सिबल बोलेगा डायरेक्ट अलोकेशन, इनडायरेक्ट खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने का अपॉर्शनमेंट,
डायरेक्ट खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलोकेशन, इनडायरेक्ट खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने का अपॉर्शनमेंट, और एक यूनिट पे अब्सॉर्ब करने का अब्सॉर्प्शन। आगे बैड डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन नहीं, आदमी लोग का एडमिन नहीं ना, बैड डेट्स एडमिन से रिलेटेड नहीं है। बैड डेट मतलब खर्चा है रे, बैड डेट मतलब खर्चा रे। अरे अपन बेचते हैं तो साला सामने वाला पैसा नहीं देता है तो बैड डेट होता है, नुकसान है, बेचने से रिलेटेड है। सेलिंग, सेलिंग सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इज यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कौन सा खर्चा? कैंटीन में खाएंगे ना तो ज्यादा लोग कैंटीन में खाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एक मिनट थाम रे बाबा, थाम की। नंबर ऑफ वर्कर्स कैंटीन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये 2 लोग खा रहे तो कैंटीन का खर्चा 2 लोग खाएगा ना, इसमें 4 लोग खा रहे तो इसमें ज्यादा खर्चा आना चाहिए ना कैंटीन का। ये डिपार्टमेंट में कैंटीन में सिर्फ 2 ही लोग है, 2 ही लोग खाएंगे तो उसमें कम खर्चा, तो कैंटीन का खर्चा। अच्छा एक मिनट, पहला वाला टाइम ऑफिस कॉस्ट, पर्सोनल डिपार्टमेंट एक्सपेंस। पर्सोनल मतलब क्या मालूम है क्या? पर्सोनल, पर्सनल नहीं, इट इज नॉट पर्सनल, पर्सोनल। पर्सोनल मींस पब्लिक, लोग। पर्सोनल मतलब लोग जो तुम्हारे इधर काम कर रहे हैं तो उसका खर्चा, तो 2 लोग काम कर रहे हैं तो उसका खर्चा 2 लोग के हिसाब से आएगा, 3 लोग काम कर रहे 3 के, 4 लोग काम 4 के हिसाब से। और एक है टाइम ऑफिस कॉस्ट। टाइम ऑफिस कॉस्ट मतलब कितना टाइम ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, मतलब टाइम के हिसाब से। नंबर ऑफ, अभी 4 लोग काम कर रहे हैं तो 4 लोग का टाइम 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा ना। एक बंदा सपोज 8 घंटा काम कर रहा है तो 4 बंदे 4 8 32 काम करेंगे ना, और इधर 2 8 16 16 घंटे काम करेंगे, तो ये लोग ज्यादा खर्चा क्यों देंगे? मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स का जो खर्चा है वो टाइम के हिसाब से भी हो सकता है, कैंटीन का खर्चे के हिसाब से भी हो सकता है, पर्सनल के, एनी ऑफ दिस। डी ऑप्शन करेक्ट है। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे, द लीस्ट सुटेबल बेसिस फॉर अप्लाइंग ओवरहेड। हाँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, खर्चा है, किसके हिसाब से डिवाइड करेंगे? अच्छा, वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूशन करें। आगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सॉरी, लीस्ट सुटेबल बेसिस फॉर अप्लाइंग ओवरहेड। कौन सा खर्च, मतलब कोई खर्चा है जिसको अप्लाई करने के लिए तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है कौन से बेसिस पे अप्लाई करेंगे, तो कौन से बेसिस पे अप्लाई करेंगे? मटेरियल पे, लेबर कॉस्ट पे, लेबर आवर्स पे, मशीन आवर्स पे। मटेरियल पे लिख दो, मटेरियल पे, कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते हो मटेरियल पे। और अगर यही क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस रहता ना तो वेजेस पे, वेजेस है तो मटेरियल पे डिवाइड करने का, हमेशा याद रखो। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, खर्चे को डिवाइड किस पे करने का? मटेरियल पे या वेजेस पे। आगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? फंक्शन के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव मतलब सबके हिसाब से तुम ओवरहेड को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओवरहेड क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसका फोटो मुझे याद दिलाना, मैं भेजता हूँ, मैं वो फोटो भेज दूंगा, हाँ याद दिलाना। आगे, एक्सपेंसेस सच एज रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग शेयर्ड बाय सेवरल डिपार्टमेंट्स आर। भाड़ा और डेप्रिसिएशन कौन से एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, जॉइंट है, ऑल है? भाड़ा और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ये कौन से एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब समझ आना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है, जो ओवरहेड के ऊपर है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Which of the following basis would be most appropriate to apportion the cost of electric power to factory department? ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। मतलब फैक्ट्री डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, वो किसके हिसाब से डिवाइड होएगा? नंबर ऑफ आउटलेट पॉइंट्स हो सकता है, हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक है ना तो जितने पॉइंट रहेंगे तो उसका खर्चा उधर होएगा, हो सकता है। सेकेंड छोड़ दो, थर्ड, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ प्रीमाइसेस हो सकता है, वॉल्यूम, क्यूबिक कैपेसिटी मतलब एरिया, एरिया के हिसाब से भी खर्चा हो सकता है पावर का। थर्ड, किलोवाट कैपेसिटी ऑफ मशीन हो सकता है, मशीन का किलोवाट, बराबर। लेकिन सबसे नजदीक आंसर है फोर्थ, अमाउंट मीटर्ड आउट। अमाउंट मीटर्ड आउट, अमाउंट मीटर्ड आउट मतलब मीटर में कितना यूनिट बता रहा है, मीटर में कितना यूनिट बता रहा है उसके हिसाब से तुम बिल भरोगे ना।
हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक मीटर में बता रहा है कि 10 यूनिट यूज हुआ तो उसके हिसाब से खर्चा आएगा। इसमें बता रहा है 1000 यूनिट यूज हुआ तो उसके हिसाब से डिपेंड चारों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन नजदीक सबसे मीटर्ड आउट है। इंपॉर्टेंट है बहुत। फायर इंश्योरेंस और स्टॉक कौन सी बेसिस पे? स्टॉक वैल्यू नंबर इज 12। एम्प्लॉय इंश्योरेंस लाइबिलिटीज अपॉर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। ज्यादा वेजेस ज्यादा इंश्योरेंस, कम वेजेस कम इंश्योरेंस। नहीं रहा वेजेस तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। याद रखना, नजदीक वाले हैं या भाई, ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर मतलब कच्चा माल इज अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। आगे इलेक्ट्रिक पावर इज अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, स्टॉक वैल्यू। हॉर्स पावर अगर नहीं हुआ तो नहीं, वैल्यू ऑफ मशीन नहीं हुआ तो लाइट पॉइंट। वैल्यू ऑफ मशीन कैसे है? वैल्यू ऑफ मशीन पावर, अगर कुछ नहीं रहा तो मशीन का वैल्यू पे जाएगा, और अगर पावर है तो पावर पे जाएगा। आगे एनर्जी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीन, एरिया। मगज मारी एरिया एनर्जी एरिया किसका एनर्जी, किसको लगता है एनर्जी? मशीन। देखा ना, बोला ना भाई, किधर से किधर मशीन पे आ गया। तो एनर्जी इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ मशीन। ओके, सो विद दिस वी स्टॉप।